आज पुनः एक बार हम पार्टनरशिप फंडामेंटल लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज आपको कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे। पूंजी पर ब्याज प्राय विद्यार्थियों के समक्ष इस बात का अनभिज्ञता होती है कि प्राय पूंजी पर ब्याज क्यों लगाया जाता है, पूंजी पर ब्याज लगाने के क्या कारण हैं, क्या औचित्य है। यद्यपि कि इसके लॉजिक को हम समझेंगे आज कि इसके पीछे फैक्ट क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सीधा सा प्रभाव प्राय व्यापार के लाभ के कमाने पर पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्राय सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंतर्गत ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्चा होती है। कंपनी के अंतर्गत कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने की बात नहीं की जाती है। अर्थात हम जानते हैं कि व्यापार के 3 स्वरूप होते हैं: एकांकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और कंपनी का व्यापार। एकांकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में प्राय पूंजी पर ब्याज लगाने की परंपरा के पीछे जो फैक्ट है, जो तर्क है, उसको जानना बहुत जरूरी है कि हम पूंजी पर ब्याज क्यों लगाते हैं। यद्यपि कि पूंजी पर ब्याज भी मालिक को ही जाता था और व्यापार में कमाए गए लाभ भी मालिक को ही जाता है। अगर हम पूंजी पर ब्याज नहीं लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से पूंजी पर ब्याज का प्राय लाभ में समावेश हो जाता है और साझेदारों को या एकांकी व्यापार जो भी मालिक है उसको लाभ के रूप में प्राप्त होता है। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्राय व्यापार में कमाए गए लाभ का वह हिस्सा होता है जो साझेदारों को अलग से पूंजी पर ब्याज कह के मिलता है, और दूसरा व्यापार में बचे हुए लाभ को भी मालिक ही मिलता है। तो वैसी परिस्थिति में इसे अलग अलग लगाने की क्या आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है इफिशियंसी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। दैट मीन्स एक व्यापार के अंतर्गत लाभ कमाने की क्षमता को सही सही जानने के लिए प्राय पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। अन्यथा अनावश्यक रूप से पूंजी पर ब्याज से प्राय लाभ बढ़ जाते हैं। अर्थात लाभ हम पूंजी मालिक के द्वारा दिया जाता है। मान लिया जाए कि अगर मालिक के पास कोई पूंजी नहीं होती है तो वैसी परिस्थिति में हम बाजार से उधार लेते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं, उसको ब्याज चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार के एजम्पशंस के द्वारा कि अगर हमारे पास वायदी वे पूंजी नहीं होती, उसे हम बाजार से लाते, बैंक से कर्ज लेते, तो क्या उसको बैंक को ब्याज नहीं देना पड़ता? जरूर देना पड़ता। तो इसी लॉजिक के तहत प्राय पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है ताकि व्यापार में कमाए गए लाभ का सही सही आकलन किया जा सके कि एक व्यापार में लाभ कमाने की क्षमता कितनी है। एक अलग बात है कि हम स्वयं की पूंजी व्यापार में लगा देते हैं तब भी हम ब्याज लेते हैं, और बाहर से जब हम ब्याज कर्ज लाते हैं तब भी हम ब्याज देते हैं। तो ब्याज दोनों ही स्थिति में बिल्कुल सही फिट बैठता है कि अगर हमारे पास पूंजी नहीं होती तो व्यापार पर एक इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में हमें चुकाना पड़ता है, जो प्राय व्यापार के लाभ को कम करता है। यही कारण है कि हम अपने द्वारा लगाए गए पूंजी पर भी ब्याज लगा देते हैं ताकि व्यापार के लाभ कमाने की क्षमता का सही सही पता चल सके। अर्थात पूंजी पर ब्याज लगाने के पीछे यही फैक्ट्स होते हैं और यही लॉजिक होते हैं जिसके तहत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है। आज हम कुछ पूंजी पर ब्याज के संदर्भ में कुछ हिसाब को बनाएंगे, कुछ सम को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही आसान होते हैं, फिर भी बच्चों को इसे बनाने में कभी कभी कठिनाइयां महसूस होती हैं। पूंजी पर ब्याज निकालने का तरीका प्राय कई तरीके से ब्याज निकाला जाता है। प्राय व्यापार के अंतर्गत देखा जाता है कि पूंजी किस रूप में होता है। एक स्थिति यह होती है कि हमारी प्रारंभिक पूंजी ही प्राय वर्ष भर बनी हुई रहती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत आसान होता है। दूसरी स्थिति होती है कि हमारी पूंजी टाइम डिस्टेंस, दैट मीन्स हमारी पूंजी समय के अनुसार पूरे वर्ष भर में बदलता रहता है, और बदलने के पीछे 2 कारण होते हैं। एक होता है
एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, और दूसरा कारण होता है अपनी पूंजी से ड्राइंग कर लेना। इस प्रकार जब हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं साल के बीच में, तो हमारी पूंजी पहले की अवस्था से बदल जाती है, बढ़ जाती है, और जब हम कोई ड्राइंग करते हैं तो हमारी पूंजी घट जाती है। दैट मीन्स तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका जो होता है, दो तरीका होता है। सबसे पहला सिंपल हमने क्या कहा कि हमारी प्रारंभिक पूंजी ही पूरे वर्ष भर बनी हुई रहती है, तो वैसी परिस्थिति में इंटरेस्ट निकालना बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कहीं कोई कठिनाई की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी पूंजी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड भी कहते हैं। दैट मीन्स हमारी प्रारंभिक पूंजी में कभी कोई एडिशनल कैपिटल लगाने से हमारी पूंजी बढ़ जाती है, और जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमारी पूंजी घट जाती है। इस प्रकार वर्ष भर में हमारी पूंजी किस प्रकार से काम करता है, इसके अनुसार ब्याज की गणना की जाती है। इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड्स के द्वारा भी प्राय पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट मेथड के द्वारा, इसको गुणनफल विधि भी कहते हैं। अर्थात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड्स के द्वारा ब्याज की गणना करने में इतनी ही कठिनाई होती है कि यहाँ पर ब्याज अलग अलग कैलकुलेट करके फिर उसे टोटल इंटरेस्ट बनाया जाता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड्स के अंतर्गत कब कितनी पूंजी लगाई गई, जिसके चलते प्रारंभिक पूंजी में वृद्धि हो जाती है, और कब कितनी पूंजी ड्राइंग की गई, जिसके चलते हमारी प्रारंभिक पूंजी या इसके ऊपर की पूंजी में कमी आ जाती है। इस प्रकार ब्याज की गणना प्रायः अनेकावार किया जाते हैं, अनेकों बार किए जाते हैं। जब जब हमारी पूंजी में कोई भी वृद्धि होती है या कोई भी कमी होती है, तो वैसी परिस्थिति में हम टाइम डिस्टेंस के अनुसार, समय के दूरी के अनुसार हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं, और इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इस प्रकार पूंजी पर ब्याज सरलता से भी ज्ञात किया जा सकता है और अन्य दूसरे विधियों से भी ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात ये हमको देखना है कि प्रश्न की बनावट कैसी है, और प्रश्न की बनावट के अनुसार पूंजी पर ब्याज बिल्कुल साधारण तरीके से निकाला जाएगा, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड के द्वारा निकाला जाएगा, या प्रोडक्ट मेथड के द्वारा निकाला जाएगा। प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत प्राय टाइम डिस्टेंस के अनुसार हम टोटल पूंजी विनियोजित निकालते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड्स के द्वारा पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना, या प्रोडक्ट मेथड के द्वारा पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दैट मीन्स देखने में अलग अलग जरूर लगते हैं, लेकिन दोनों में इतनी ही समानता है कि जो ब्याज वहां पर निकलेगा वह ब्याज प्रोडक्ट मेथड्स के द्वारा भी निकलता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मेथड्स के अंतर्गत ब्याज अनेकों बार निकाला जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के आधार पर, जबकि प्रोडक्ट मेथड में प्राय ब्याज एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। दोनों के बनावट में इतना ही अंतर होता है, बाकी ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। तो अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न लेंगे जिसके अंतर्गत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड भी प्रयोग करेंगे, और उसी सम को हम बाय प्रोडक्ट मेथड्स के द्वारा भी सॉल्व करेंगे। तब हमको अच्छी तरह ज्ञात हो जाएगा कि दोनों मेथड में अंतर कुछ नहीं है। अंतर इतना ही है कि पहले मेथड्स के अंतर्गत अनेकों बार ब्याज निकालकर टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट योग लगाना पड़ता है, और प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत एक बार ही ब्याज निकालना है। दोनों में एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज दैट 1 लाख की पूंजी और 10% ब्याज हो, तो 1 लाख की पूंजी पर 10% का ब्याज है, तो ब्याज कितना हुआ? 10,000 रुपया हुआ। वेरी सिंपल तरीका भी बता रहे हैं ताकि इस लॉजिक को आप समझ सकें।
अर्थात 1,00,000 रुपए की पूंजी पर 10% ब्याज की दर से पूरा ब्याज 10,000 रुपया हुआ। इसी को प्रोडक्ट मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं कि 1,00,000 पूंजी 12 महीना काम करता है, इसलिए इसको 12 से गुना करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तब बनता 12,00,000। और 12,00,000 पर जब प्रोडक्ट मेथड के द्वारा हम ब्याज की गणना करते हैं तो ब्याज हमेशा 1 महीने का निकाला जाता है। अर्थात 12,00,000 पर 1 महीने का ब्याज भी 10,000 ही है और 1,00,000 पर 10% के दर से ब्याज भी 10,000 ही होता है। दोनों के बीच इतना अंतर है कि इसे 12 से फर्स्ट ऑफ ऑल गुना किया जाता है और 1 महीने का ब्याज निकाला जाता है, जो समकक्ष होता है 1,00,000 इंटू 10/100 के बराबर होता है। अर्थात एक हुआ 1,00,000 इंटू 10/100 और दूसरा हुआ 12,00,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। दोनों का उत्तर एक ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। यह एक सिंपल तरीका आपको हम बताएं। अब इसी को हिसाब के रूप में हम लेंगे। पहला प्रॉब्लम है, जैसे देखिए हमारे पास 2 हिसाब बनाकर लाए हैं जो आपके समक्ष इसको हल करेंगे, जिसे आप अच्छी तरह से देखें। A&B पार्टनर, इसका आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे ताकि हिसाब को बनाने और समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। A&B पार्टनर विथ ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख and ₹1,60,000 on January 1, 2020 रेस्पेक्टिवली। ए और बी दोनों की पूंजी प्राय 1,00,000 और 1,60,000 क्रमशः है, जो 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 दैट मीन्स यह कैलेंडर ईयर का बोध कराता है, इसलिए इसका एंडिंग ईयर 31 दिसंबर लेकर चलेंगे। ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000 ऑन जुलाई 1, 2020। 1 जुलाई 2020 को ए ने 30,000 रुपया फिर अतिरिक्त पूंजी लगाया। दैट मीन्स उसके पूंजी की प्रारंभिक पूंजी का ढांचा बदल जाता है। इसी को कहते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। जब जब हम एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो हमारी प्रारंभिक पूंजी बढ़ेगी और जब जब हम ड्राइंग करेंगे तो हमारी पहले की पूंजी में कमी आ जाएगी। इन अनदर ₹20,000 ऑन अक्टूबर 31, 2020 इन्होंने 2 बार पूंजी लगाया है एडिशनल। एक बार लगाया 1 जुलाई 2020 को और दूसरा लगाया 20,000 रुपये 31 अक्टूबर 2020 को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द एंडिंग ईयर 2020। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। अब इसके अंतर्गत कोई खास बात नहीं है, केवल ए के संबंध में ज्यादा बात कहा गया और बी के संबंध में कोई बात नहीं है। अर्थात ए का पूंजी पर ब्याज दोनों ही मेथड्स के द्वारा, प्रोडक्ट मेथड के द्वारा और सिंपल मेथड के द्वारा हम कैसे निकालेंगे, जिसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड कहते हैं। 1 जनवरी को इसकी प्रारंभिक पूंजी थी 1,00,000 और इसमें एडिशनल कैपिटल कब लगाया गया? 1 जुलाई 2020 को। इसका मतलब इसके अंतर्गत टाइम डिस्टेंस हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 1,00,000 की पूंजी प्रायः 3 महीना काम किया। 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई 6 महीना काम किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1,00,000 पर हम ब्याज 6 महीने का निकालेंगे। इसके बाद हिसाब को बनाने के लिए थोड़ा सा प्लस माइनस तरह के साथ कर देंगे तो कभी कोई प्रश्न में त्रुटि नहीं रहेगी। इस प्रकार क्वेश्चन पढ़े जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक डाटा बना देते हैं, जनवरी 1, जुलाई 1 प्लस 30,000, अक्टूबर 31 प्लस 20,000। इस प्रकार
हिसाब को प्राय सिंप्लीफिकेशन मीन्स हम साधारण बना लेते हैं ताकि टाइम डिस्टेंस को निकालने में हमें कोई दिक्कत न हो। दैट मीन्स हमारी 1 लाख की पूंजी 1 जनवरी से 1 जुलाई तक काम किया। दैट मीन्स 1 लाख पर फर्स्ट ऑफ ऑल 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। ब्याज का रेट है 9%, 9/100 इंटू 6/12। यहां के बाद हमारी पूंजी 30,000 एडिशन हो जाता है। 30,000 एडिशन का मतलब हमारी पूंजी यहां से 1,30,000 चलता है और 1,30,000 कहां तक चलेगा तो 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक। तो जुलाई अगस्त सितंबर दैट मीन्स 3 महीना अर्थात 1,30,000 पर 3/100 गुना 3/12 दैट मीन्स 3 महीना ये चला। पहला डिस्टेंस 1 जनवरी से 1 जुलाई 6 महीना हुआ और 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का ये डिस्टेंस हुआ, इसलिए इसको 4/12 लिखेंगे। इसके बाद तीसरा अक्टूबर से 31 दिसंबर तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीना दैट मीन्स हमारी पूंजी 1,50,000 की हो गई और इस पर 9/100 गुना 2/12। इस प्रकार कुल महीने को अगर आप जोड़ेंगे तो यह 12 महीने का योग बताएगा। दैट मीन्स 6 + 4 + 2 6 4 10 2 12। इस प्रकार से इसी को कहते इंक्रीजिंग ट्रेंड। चूंकि इसमें कोई ड्राइंग नहीं है इसीलिए हमारा डिक्रीजिंग नहीं हुआ। इस प्रकार से ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करना आसान है। हम इसको क्या करेंगे आप स्वयं भी कर सकते हैं। दैट मीन्स 9,000 का हो गया 4,500 6 महीने के लिए। 1,30,000 पर 9% पहले निकालिए और 4/12 तो काटिए। इस प्रकार हमारी कुल पूंजी 6,550 रुपये की प्राप्त हो गई। इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड कहते हैं। चूंकि इसमें ड्राइंग नहीं था इसलिए सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड का ही पता चलता है। अब इसी का सॉल्यूशन हम बाय प्रोडक्ट मेथड में करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ ब्याज 3 बार निकालना पड़ा और तीनों बार को हमने ब्याज को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद कुल ब्याज का पता चल गया। और प्रोडक्ट मेथड में इतना ही होता है कि उसमें ब्याज एक बार में ही निकल जाता है। अर्थात प्रोडक्ट मेथड में यहां पर पहली पूंजी 1 लाख, महीना काम किया था 6, प्रोडक्ट हो गया 6 लाख। इसका यही लॉजिक है। दूसरी पूंजी 1,30,000, महीना हो गया 4, 5,20,000। तीसरी पूंजी 1,50,000,
महीना हो गया 2, टोटल हो गया 3 लाख। $14,20,000। अब 14,20,000 1/12। यहाँ पर हमेशा ब्याज 1 महीने का निकाला जाता है और एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। दैट मीन्स 2 जीरो कट गया। ₹10,650। इसमें लगता है समथिंग कुछ मिस्टेक हो गया है जिसको चेक करने की जरूरत होगी। आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। उत्तर ₹10,650 प्राप्त होना चाहिए। गलती से एरर बस 6,550 कहाँ पर काटछाट में गलती रह गई है इसको आप स्वयं भी ढूंढ सकते हैं। ढूंढने का तो हम भी ढूंढ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिया 3900। देखिए गलती तो यहां मिल गया। एक गलती यहां पर मिला है। ₹2250। ₹10,650। ऐसी गलतियां इंसान के साथ होती है। चूंकि हम इसे कुछ लिखकर नहीं लाते हैं, हम स्वतः हिसाब बनाते हैं, ये हमारी आदत में शामिल है। अर्थात कभी कुछ गलतियां रह जाती है जिसको हम पुनः हमने सुधार किया तो 10,650 और 10,650 दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। इसी को हम कहते हैं, एक को हम 3 बार ब्याज की गणना किए और प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत एक बार में ही ब्याज की गणना की जाती है। प्रोडक्ट मेथड प्राय वहां पर ज्यादा फायदेमंद होता है जहां पर पूंजी में अधिकतर उतार चढ़ाव होते हैं।
अधिकतम उतार चढ़ाव होते हैं। तो यहाँ पर तो 3 बार ब्याज की गणना करने के बाद उसको हमने टोटल कर दिया। हो सकता है पूरे वर्ष भर में न जाने कितनी बार हमारी पूंजी में उच्चावचन हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ, जिसके अंतर्गत 3 बार नहीं बल्कि 8 बार भी हमको ब्याज की गणना अलग अलग तरीके से करके उसका एग्रीगेट बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है प्रोडक्ट मेथड्स के द्वारा एक बार ब्याज की गणना करना। और एक बार ब्याज की गणना हमने शुरू में एक एग्जाम्पल बताया कि 1,10% 10,000 होते हैं और 1 लाख को 12 से गुना कर दीजिए तो 12 लाख हुआ और 12 लाख पर 10% के दर से 1 महीने का ब्याज भी 10,000 ही होता है। यही प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड में अंतर होता है। तो प्रोडक्ट मेथड वहां पर ज्यादा बेनिफिशियली होते हैं जहां पर हमारी पूंजी में हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल के चलते इंक्रीजिंग होता है और डिक्रीजिंग होता है ड्रॉइंग के चलते। तो वैसी परिस्थिति में हमेशा प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग के द्वारा पूंजी पर ब्याज की गणना करनी चाहिए। तो आज आपको मैंने एक सवाल बताया है, इस सवाल को आप अच्छी तरह से देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट देंगे, पुनः इस पर एक और सवाल हम हल कराएंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो बच्चों, अगर आप वीडियो को लगातार देखते हैं तो आपको समझ में आता है बढ़िया से। इसीलिए हमारा बार बार आपसे रिक्वेस्ट होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। अर्थात अभी छठ और दीपावली के चलते नया वीडियो बनाने में कुछ समय का गैप हो गया था, पुनः हम आ गए हैं और जल्दी जल्दी आपको वीडियो बनाकर डालेंगे। हमेशा हमारा एक ही मकसद होता है कि किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो विथ लॉजिक पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पीछे के लॉजिक को आज हमने आपको बताया कि इसे लगाने का एकमात्र उद्देश्य होता है व्यापार में लाभ कमाने की सही क्षमता का पता लगाना, वरना पूंजी पर ब्याज भी मालिक को ही जाता है और लाभ भी मालिक को ही जाता है। तो वैसी परिस्थिति में मालिक को कुल बेनिफिट तो उतना ही होता है, चाहे पूंजी पर ब्याज लाभ के रूप में हम ले लें या पूंजी पर ब्याज अलग करके लाभ को अलग करके ले लें। लेकिन जब एक ही बार लाभ में शामिल करके लेंगे तो व्यापार में लाभ कमाने की क्षमता का सही पता नहीं चलता है। इसीलिए लाभ कमाने की क्षमता का सही बोध होने के लिए पूंजी पर ब्याज का लगाने का औचित्य सदैव सार्थक होते हैं, इसलिए लगाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।